दोस्तों, मेरा नाम सविता है और पिछले हफ्ते से मैं एक अजीब सी परेशानी में फंसी हुई हूँ। जब से अस्पताल से लौटी हूँ, मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। इतनी शर्मिंदगी और बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे मोहल्ले में रहने वाली मेरी दोस्त अंजलि ने मेरा हाल देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ सविता? इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बोला, कुछ नहीं यार, बस थोड़ी तकलीफ है। मैंने टालने की कोशिश की। अंजलि ने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम्हें एक बार डॉक्टर मेहरा से मिलना चाहिए। वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे इस छोटे से कस्बे में महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनील मेरे पति हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाऊं। लेकिन हाल ही में डॉक्टर मेहरा का नाम हर ओर गूंजने लगा था। उनके पिता भी प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उनके निधन के बाद उनके बेटे ने क्लिनिक संभाल लिया था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया था उन्होंने। हमारे क्षेत्र में वही एकमात्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। लेकिन सुनील क्या कहेंगे? मैंने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है या सुनील की सोच? अंजलि ने मुझे झिड़का, कम से कम एक बार जाकर देखो तो सही। 2 दिन तक मैं अपने मन से जूझती रही। आखिरकार दर्द असहनीय हो गया और मैंने सुनील से बात की। उन्होंने पहले तो आनाकानी की, फिर मेरी हालत देखकर राजी हो गए। अगले दिन अंजलि मुझे अपने स्कूटर पर बिठाकर डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक ले गई। इंतजार की कतार में बैठी हुई मैं अपने पसीने से तरबतर हो रही थी। प्रतीक्षा कक्ष में कई महिलाएं बैठी थीं। अंजलि ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अरे सविता, इतना मत घबराओ, बस 2 मिनट की बात है। वे सिर्फ तुम्हारी समस्या सुनेंगे और दवा दे देंगे। और वैसे भी वे बहुत सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं। मेरे नंबर का इंतजार करते करते मेरा दिल धड़क रहा था। 1 घंटे बाद आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया और मैं अंदर गई। डॉक्टर मेहरा 40 के आसपास के एक सौम्य से व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, नाम क्या है आपका और उम्र कितनी है? मैंने हकलाते हुए कहा, मेरा नाम सविता है और मेरी उम्र 33 साल है। फिर डॉक्टर मेहरा ने पूछा, क्या परेशानी है आपको? उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं नर्वस होकर अपने साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। डॉक्टर साहब, वो मुझे मैं ठीक से शब्द नहीं निकाल पा रही थी। आप आराम से बताइए, उन्होंने धीरज से कहा। मैंने गहरी सांस ली और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे नीचे जलन हो रही है और कुछ दिन से बहुत दर्द भी है। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए कहा, यह जलन कब से है? मैंने शर्माते हुए कहा, लगभग 1 हफ्ते से है। फिर उसने बोला, और क्या आपको पहले कभी ऐसी समस्या हुई है? नहीं, पहली बार हुई है। उन्होंने एक क्षण मुझे देखा और फिर कहा, देखिए, मुझे आपको चेक करना होगा ताकि सही समस्या पता चल सके। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तुरंत कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया था। क्या आप बस दवा दे सकते हैं? देखिए सविता जी, बिना जांच के मैं सही दवा नहीं दे सकता। हो सकता है आपको कोई संक्रमण हो या कोई अन्य समस्या। सही इलाज के लिए जांच जरूरी है। मैंने अंजलि की तरफ मदद के लिए देखा, जो प्रतीक्षा कक्ष में रह गई थी। मैं अकेली थी और पसीने से तरबतर। सविता जी, डॉक्टर मेहरा ने धीरे से कहा, मैं समझता हूं आप शर्मा रही हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम केवल आपका इलाज करना है। अगर आप चाहें तो मैं एक नर्स को अंदर बुला सकता हूं। मैंने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, नहीं ठीक है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर मेहरा ने मुझे एक अलग कमरे में जाने के लिए कहा, जहां एक पर्दे के पीछे एक बिस्तर था। उन्होंने मुझसे कुछ कपड़े उतारने के लिए कहा और फिर खुद बाहर चले गए। मैं हाथों से कांप रही थी। मैं जो रंग की सलवार कमीज पहने थी, वह अचानक मुझे बहुत पतली महसूस हुई। जब डॉक्टर मेहरा वापस आए, उन्होंने दस्ताने पहने और मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं जैसे तैसे वहां लेटी, अपने कपड़ों को कसकर पकड़े हुए, जैसे वे उड़ जाएंगे। रिलैक्स कीजिए, उन्होंने कहा, अभी मैं जांच करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। ये मेरी सुहागरात की तरह था, जब पहली बार किसी पुरुष ने मुझे इस तरह से देखा था। लेकिन वह सुनील था, मेरे पति। यहां मैं एक अजनबी के सामने थी, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों न हो। जांच खत्म होने के बाद डॉक्टर मेहरा ने मुझे वापस उनकी मेज के पास आने को कहा। वे कुछ देर चुप रहे, कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सविता जी, आपको बहुत बड़ी संक्रमण है।
क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या इंटीमेट वॉश इस्तेमाल किया है? मैंने अपनी नज़रें नीचे रखते हुए झूठ बोला। हाँ, एक नया साबुन आया था मार्केट में। डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरे झूठ को भांप गए हों। वे हल्के से मुस्कुराए जैसे कह रहे हों कि वे सच जानते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको एंटीबायोटिक और एंटी फंगल क्रीम दे रहा हूँ। इन्हें 15 दिनों तक इस्तेमाल करें। और हाँ, उन्होंने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए कहा, इस दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध से बचें। संक्रमण गंभीर है और फैल सकता है। मेरा चेहरा शर्म से और लाल हो गया। जी डॉक्टर साहब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। और 2 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए आइएगा, उन्होंने पर्ची थमाते हुए कहा। मैं वहां से निकलकर अंजलि के पास आई, जो अभी भी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। बाद में बताऊंगी, मैंने कहा। मैं अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। घर पहुंचकर मैंने सुनील को सब कुछ बताया कि मुझे संक्रमण है और हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना होगा। वे समझ गए और मेरी तकलीफ देखकर चिंतित हो गए। 15 दिनों बाद मुझे काफी राहत महसूस हुई थी, लेकिन फॉलोअप के लिए जाना अभी बाकी था। मैंने अंजलि को फोन किया। अंजू, क्या तुम कल मेरे साथ फिर से डॉक्टर मेहरा के पास चलोगी? मेरा फॉलोअप है। अंजू बोली। अरे यार, मुझे माफ करना। मेरी बेटी की परीक्षा है। कल मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर तुम्हें अब क्या डर? तुम तो जानती हो रास्ता। एक बार जा चुकी हो, अब तो आसानी होगी। अगले दिन मैं अकेली ही डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक पहुंची। वेटिंग रूम में बैठकर मेरा दिल पहले से कुछ कम धड़क रहा था, पर फिर भी कुछ अजीब सी घबराहट थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। कैसा महसूस कर रही हैं अब? डॉक्टर मेहरा ने अपनी कुर्सी से उठकर पूछा। पहले से बेहतर हूं, आपकी दवा से काफी आराम मिला है, मैंने कहा। लेकिन कभी कभी अभी भी हल्का दर्द होता है, उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं। इस बार मैं पिछली बार की तुलना में कम शर्मिंदा थी। जब मैं जांच वाले कमरे में गई, वहां एक नर्स भी मौजूद थी। डॉक्टर मेहरा ने आदत के अनुसार दस्ताने पहने। सविता जी, क्या आप तैयार हैं? उन्होंने पूछा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। फिर उन्होंने नर्स से कुछ फाइल लाने के लिए कहा, और जैसे ही नर्स कमरे से बाहर निकली, डॉक्टर मेहरा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है, मुझे पता है आपकी समस्या किस कारण हुई, लेकिन मैं यह सलाह दूंगा कि आगे से ऐसा न करें। मैं हैरान रह गई। क्या न करूं? मैंने घबरा कर पूछा। आप विवाहित हैं ना? उन्होंने बिना आंखें मिलाए पूछा। एक लंबी चुप्पी छा गई। यहां मैं अपनी कहानी में थोड़ा पीछे जाना चाहती हूं और आपको बताना चाहती हूं कि मेरी शादी कैसे हुई थी। मैं एक छोटे से गांव से हूं, जहां मेरे पिता छोटी सी खेती करते थे। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन 18 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी सुनील से करवा दी, जो शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। शादी के बाद मैं अपने गांव से इस कस्बे में आ गई। शादी के समय मुझे पति पत्नी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मेरी माँ ने बस इतना ही कहा था कि जो पति कहे वही करना। मुझे यह भी नहीं पता था कि क्या सामान्य है और क्या नहीं। यहाँ आने के बाद मेरी अंजलि से दोस्ती हुई। वह मुझसे 5 साल बड़ी थी और शहर में पली बड़ी थी। एक दिन जब मैं रो रही थी, उसने मुझसे पूछा, क्या बात है? मैंने शर्माते हुए बताया कि सुनील मेरे साथ बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अंजलि ने हंसकर कहा, अरे ये तो आम बात है, कई मर्द ऐसे ही होते हैं। फिर उसने मुझे अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियो दिखाए जो महिलाओं के लिए थे। मैं चौंक गई। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। क्या सभी इतना लंबा चलता है? मैंने अविश्वास से पूछा। अंजलि ने हंसकर कहा, लगता है तुम्हारे सुनील तुरंत मेल सेवा देते हैं। इसके बाद अंजलि ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि एक औरत को भी अपने आनंद का अधिकार है, कि शादी में दोनों का सुख महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं कितना कुछ मिस कर रही थी। सुनील बस अपना काम खत्म करके सो जाते और मैं जागती रह जाती। एक दिन अंजलि ने मुझे एक महिला पत्रिका दी, जिसमें औरतों के स्वसुख के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब पति से वह सुख न मिले, तो औरतें कैसे खुद को संतुष्ट कर सकती हैं। मुझे इससे एक नई दुनिया का पता चला। अंजलि ने मुझे इंटरनेट पर ऐसी साइट्स भी दिखाईं
जहां महिलाओं के लिए कुछ खास सामान बिकते थे। शुरू में मुझे अजीब लगा, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सब बहुत आम है। फिर जब सुनील काम पर होते या रात को जल्दी सो जाते, तो मैं उन तरीकों से खुद को संतुष्ट करने लगी। लेकिन अनुभव की कमी और जल्दबाजी में मैंने ऐसे उपकरण का उपयोग किया जिससे मुझे चोट लग गई, और यही वह संक्रमण का कारण बन गया जिसके लिए मैं डॉक्टर मेहरा के पास गई थी। और अब डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखकर सब समझ लिया था। सविता जी, उन्होंने धीरे से कहा, ऐसी चीजों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रमण गंभीर हो सकता है। मैंने शर्म से सिर झुकाकर कहा, डॉक्टर साहब, सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूं। डॉक्टर मेहरा ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, मुझे विवरण नहीं सुनना है। मैं समझ सकता हूं कि आप विवाहित हैं और शायद आपको वह संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन डॉक्टर की समझदारी ने मुझे हिम्मत दी। हाँ, बिल्कुल, यही बात है, मैंने कहा। क्या कोई उपाय है? मैं भी दूसरी औरतों की तरह अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ। डॉक्टर मेहरा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, देखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। मैं आपको एक चिकित्सक का कार्ड देता हूँ। आप अपने पति को उनके पास ले जाइए और आप 1 हफ्ते बाद फिर से मेरे पास आइएगा। क्या फिर से आना होगा? मैंने पूछा। हाँ, एक अंतिम जांच के लिए। अभी भी थोड़ा संक्रमण बाकी है। अगली बार मैं आपको एक बेहतर दवा दूंगा। मैं दवा लेकर घर आ गई और डॉक्टर की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन से मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। डॉक्टर मेहरा की उपस्थिति, उनका व्यवहार, और जब उन्होंने मेरा परीक्षण किया, तब वह अनुभव, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं जानती थी कि वह एक डॉक्टर हैं, एक पेशेवर, लेकिन वे भी तो एक इंसान हैं। उन्हें भी तो भावनाएं होती होंगी। उनकी हल्की सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी आवाज, मैं चाहकर भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। घर आने के अगले दिन मैंने अंजलि से कहा, अंजू, वो डॉक्टर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। और जब उन्होंने मुझे चेक किया, तो मैंने मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अंजलि ने मेरी बात सुनकर पहले तो हंसी, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, मामला तो रोचक हो गया। क्या मतलब? मैंने शर्माते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने फोन से एक वीडियो शेयर की। इसे देख लेना, शायद कुछ मदद मिले। अंजलि के जाने के बाद मैंने वो वीडियो देखी। उसमें एक औरत अपने पति के साथ होते हुए भी किसी और व्यक्ति की कल्पना कर रही थी। यह देखकर मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही विचार उभरने लगे। उसके बाद जब भी सुनील मेरे पास आते, मैं आंखें बंद करके कल्पना करने लगती कि वह सुनील नहीं, बल्कि डॉक्टर मेहरा हैं। ऐसे ही मैं अगले 1 हफ्ते तक कल्पनाओं में खोई रही। अंतिम और तीसरे चेकअप का दिन आ गया। अंजलि, जो ऐसे मामलों में मेरी मार्गदर्शक थी, मेरे घर आई और बोली, सविता, इस बार तुम साधारण तरीके से नहीं जाओगी। आज तो एकदम खास तैयारी करनी है। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। अंजलि ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। देखो, ये फ्रांस से मंगवाया हुआ इत्र है। इसकी महक ऐसी है कि कोई भी पुरुष अपना आकर्षण छिपा नहीं पाएगा। मैंने हैरानी से उस शीशी को देखा। पर मैं तो बस चेकअप के लिए जा रही हूँ। ओहो, अभी भी नासमझ बनी हुई हो? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले एक अच्छी सी स्नान करो, फिर इसे अपने शरीर के विशेष अंगों पर लगाओ। तुम्हारी जो दिन रात याद सता रही है, उसे भी तो तुम्हारी महक का एहसास होना चाहिए ना। पर वो एक डॉक्टर हैं, मैंने कमजोर आवाज में कहा। और तुम एक औरत, अंजलि ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या यह नहीं देखा तुमने कि उनकी नजरें तुम्हें कैसे निहारती हैं? पेशेवर होने का मतलब ये नहीं कि वे पत्थर के बने हैं। मेरे अंदर कुछ हलचल सी हुई। मैंने अंजलि की सलाह मान ली और गुलाब जल से स्नान कर वह विशेष इत्र अपने पूरे शरीर पर, विशेषकर उन जगहों पर लगाया जहां अंजलि ने बताया था। क्लिनिक पहुंचकर मैं दुल्हन सी सज धज कर गई थी। एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो मैंने शादी के बाद किसी विशेष अवसर पर ही पहनी थी। मेरे बालों में गजरा था और मैंने हल्का सा मेकअप भी किया था। प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। इस बार मैं डर से नहीं, बल्कि उत्सुकता से बेचैन थी। हर बार जब नर्स किसी मरीज को बुलाती, मेरा दिल धक से हो जाता। आखिरकार मेरा नंबर आया। मैं डॉक्टर मेहरा के कक्ष में प्रवेश की। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आई,
जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सविता जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा। आपकी दवाओं का चमत्कार है डॉक्टर साहब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर भी उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी गहराई लाते हुए कहा, एक अंतिम जांच करना जरूरी है, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हो गया है। मैं जांच वाले कमरे में गई। इस बार आजाद महसूस कर रही थी, जैसे मैं नई सविता बन गई हूं। डॉक्टर मेहरा ने अपने दस्ताने पहने और मुझे जांच बिस्तर पर लेटने को कहा। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ढीला किया और लेट गई। अंजलि की दी हुई इत्र की महक पूरे कमरे में फैल गई थी। मैं खुद भी इसके प्रभाव में आ गई थी। डॉक्टर मेहरा ने जांच शुरू की, लेकिन इस बार उनके हाथों में कंपी थी, जो मैंने महसूस की। वे भी इस महक के प्रभाव में आ गए थे। जब उन्होंने मुझे छुआ, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस रोक ली। मेरी कल्पनाएं जागृत हो उठीं। इस बार कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुखद एहसास। जांच खत्म होने के बाद भी मैं अपनी आंखें बंद किए लेटी रही, जैसे किसी सपने में खोई हुई हूं। सविता जी, डॉक्टर मेहरा की आवाज ने मुझे वापस वास्तविकता में लाया। जांच पूरी हो गई है, आप उठ सकती हैं। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि वे मुझे एक अजीब सी नज़र से देख रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने सुनील की आंखों में कभी नहीं देखा था। एक अनकही इच्छा, एक दबी हुई भूख। जब मैं कपड़े ठीक करने लगी, तो मेरी नज़र क्षण भर के लिए उनके शरीर पर पड़ी और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। सुनील के मुकाबले डॉक्टर मेहरा का आकार कहीं अधिक प्रभावशाली था, यहाँ तक कि कपड़ों के भीतर से भी। मैं घर लौटी, लेकिन मेरे दिमाग में केवल डॉक्टर मेहरा का ही ख्याल था। मैंने अंजलि को सब कुछ बताया और हमने एक योजना बनाई। अंजलि ने अपने फ़ोन से डॉक्टर मेहरा का निजी मोबाइल नंबर हासिल किया। उसकी सहेली क्लिनिक में काम करती थी। मैंने एक अनजान नंबर से उन्हें संदेश भेजा। आपकी परवाह करने वाली कोई? जैसा कि अंजलि ने अनुमान लगाया था, डॉक्टर मेहरा ने तुरंत जवाब दिया। कौन है आप? हमने कुछ संदेश आगे पीछे किए और आखिरकार मैंने अपनी पहचान बताई। मैं सविता हूं, आपकी वही मरीज जिसका इलाज आपने किया था। सविता? उनका जवाब आया। मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रहा था। पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही आप। सच में? मैंने लिखा। मेरा दिल धक धक करने लगा था। हाँ, जब मुझे पता चला कि आपके पति आपको वह खुशी नहीं दे पा रहे जो आपका अधिकार है, तब से मैं बेचैन हूं। उनका संदेश पढ़कर मुझे समझ में आया कि डॉक्टर मेहरा की सभ्य और पेशेवर छवि के पीछे एक पूरी तरह अलग व्यक्तित्व छिपा है। अब मैं समझ गई थी कि सुनील में क्या कमी थी और दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के पुरुष हैं। डॉक्टर मेहरा ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैंने उन्हें अपनी एक शर्त बताई। हम सिर्फ क्लिनिक में ही मिलेंगे, चेकअप के बहाने। मैं एक विवाहित महिला थी और मैं अपनी प्रतिष्ठा जोखिम में नहीं डाल सकती थी। अगले दिन मैं फिर से चेकअप के बहाने क्लिनिक गई। इस बार मैंने जानबूझकर सबसे आखिर में अपना नंबर लिया, जब तक कि सभी मरीज चले गए और शाम हो गई थी। मुझे पता था कि डॉक्टर मेहरा की नर्स भी आखिरी चेकअप से पहले ही अपने बच्चों के पास जाने के लिए क्लिनिक छोड़ देती थी। जब मैं एकमात्र मरीज बची, तो डॉक्टर मेहरा ने क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रही थी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? उन्होंने अपने चश्मे को उतारते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, सच कहूं तो अभी भी थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। मैंने झूठ बोला, क्योंकि वास्तव में मुझे कोई दर्द नहीं था। मैं केवल वह अनुभव फिर से महसूस करना चाहती थी। जब डॉक्टर मेहरा ने मुझे जांचना शुरू किया, तो उनका स्पर्श पिछली बार से अलग था। अधिक आत्मीय, अधिक धीमा। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और मेरे मुंह से एक छोटी सी सिसकारी निकल गई। मैंने उनकी उत्तेजना भी महसूस की। वे भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। पेशेवर डॉक्टर से वे अचानक एक पुरुष बन गए थे। एक ऐसा पुरुष जो वह सब कुछ जानता था, जो सुनील कभी नहीं समझ पाया था। जल्द ही चिकित्सकीय जांच भूल गई और एक नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसे मैंने केवल अपनी कल्पनाओं में ही महसूस किया था। डॉक्टर मेहरा ने मुझे वह सब दिया जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। सम्मान, देखभाल, धीरज और पूर्ण संतुष्टि। जब सब कुछ खत्म हुआ, मैं एक नई महिला की तरह महसूस कर रही थी।
मैंने तय कर लिया कि मैं अब हमेशा डॉक्टर मेहरा के पास जाऊंगी और मैंने मानसिक रूप से सुनील से दूरी बना ली। अंजलि मेरी सलाहकार बनी रही। हर बार वह मुझे नए नए सुझाव देती। ये नया परफ्यूम आजमाओ, ये लिंजरी पहनो, अपने बालों को इस तरह बनाओ। और मैं उसकी हर सलाह का पालन करती, हर बार किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या का बहाना बनाकर दिन के अंत में डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक में मिलने चली जाती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।